Assalamu alaikum. In the last episode, we discussed how a multinational corporation, East India Company, created an empire and made the Mughal emperors its pensioners and prisoners in the real sense of the word. In this episode, we will discuss how, with the support of the British Parliament, East India Company was able to loot India and finance the Industrial Revolution in Britain, causing unimaginable damage to the textile manufacturing in India. बरतानिया के पार्लियामेंट ने ना सिर्फ माली मदद की बल्कि अपनी मिलिट्री और नेवल रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल करते हुए कंपनी की ताकत को मज़ीद तक़वियत दी। इसके अलावा कंपनी के पैसों पे पले हुए ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस जो कंपनी के शेयर होल्डर्स भी थे, उन्होंने ऐसी लेजिस्लेशंस पास की कि जिससे कंपनी को ना सिर्फ बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन लेने में आसानी हो बल्कि उसकी मुल्की फॉरेन पॉलिसी ही ऐसी मुरतब कर दी कि कंपनी को डायरेक्टली फ़ायदा होना शुरू हो गया और कंपनी के लिए जो फ्रेंच और डच ताकतें थीं उनसे मुकाबला करना अब आसान हो गया था, जो कॉलोनियल दौर में बहुत तेज़ी से उभर रही थी। बट एज द कंपनीज प्रिंसिपल मोटिव वाज इकोनॉमिक नॉट टेरिटोरियल, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट्स रूल फॉर इंडिया एंड ब्रिटेन वर आल्सो इकोनॉमिक। Britain's industrial revolution was built on the destruction of India's thriving manufacturing industries. Textile industry was a very basic case in point. The British systematically set about destroying India's textile manufacturing and export. India by that time was contributing to almost 25% in the world's GDP. Britain substituted Indian textiles by British ones manufactured in England. Ironically, the British used Indian raw material and exported the finished products back to India and the rest of the world. इस तरह बरतानिया ने जो हिंदुस्तान से टेक्सटाइल कंपटीशन ख़त्म किया है, उससे मॉडर्न दुनिया की पहली बड़ी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई। सिर्फ बरतानिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सदियों से हिंदुस्तान के हाथ के बने हुए कपड़ों यानी खादी के कपड़ों की बहुत मांग थी। ख़ास तौर पे इनका बनाया हुआ मसलिन कपड़ा जो इतना नाजुक और नफीस था कि इसको लाइट एज वोवन एयर यानी हवा से बुनती किया हुआ कपड़ा भी कहा जाता था। 18वीं सदी तक बंगाल की ये खूबसूरत टेक्सटाइल्स मिस्र, तुर्की, ईरान और उसके अलावा इंडोनेशिया, चीन और जापान में एक्सपोर्ट किए जाते थे, जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रेड रूट्स के ज़रिए यूरोप की मंडियों में भी दस्तयाब होते थे। 1650 से 1750 तक यानी प्रॉपर मुग़ल दौर के आखिरी 100 साल, औरंगज़ेब आलमगीर के 50 साल और उसके बाद आने वाले 50 साल तक जब अभी अंग्रेज़ हुक्मरान नहीं सिर्फ ताजर थे, तो बंगाल की टेक्सटाइल्स की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि एक सदी में उसकी सिल्क प्रोडक्शन सिर्फ 33% तक बढ़ गई थी। इसकी वजह से हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत जिद्दत और वुसअत पैदा हो गई थी और नई और बेहतर किस्म की खाड़ियाँ इस्तेमाल होने की वजह से उनकी पैदावार और क्वालिटी दोनों बढ़ गई थी। लेकिन जब बरतानवी ताजरों ने इक़्तिदार संभाला 18वीं सदी के इख्तिताम पे, तो सब कुछ बदल गया। When they came in power, the British were ruthless. They stopped paying for textiles and silk in British pounds, which they brought from Britain, but preferred to pay from revenue extracted from Bengal, which further pushed down prices. They squeezed out other foreign buyers and created a company monopoly over local Indian trade. They cut off all other foreign markets for Indian textiles, which resulted in interrupting long-standing independent trading links with other regions such as China and Turkey. जैसे आज की दुनिया में चाइना की प्रोडक्ट्स बहुत सस्ती मिलती हैं, उसी तरह हिंदुस्तान की टेक्सटाइल्स भी बहुत सस्ते दामों तैयार हो जाया करती थीं, जिसकी वजह से बरतानिया के मैन्युफैक्चरर्स के लिए उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो गया था। इसलिए वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो जाएं और ईस्ट इंडिया कंपनी के फ़ौजियों ने बिल्कुल ऐसा ही किया और सिस्टमेटिकली टेक्सटाइल कारीगरों की खाड़ियाँ या तो ख़त्म कर दी या तोड़ के ज़ाया कर दी, लिटरली।
सुनने में तो ये भी आया है कि बहुत से कारीगरों के अंगूठे भी तोड़ दिए गए ताकि वो कपड़ा ही ना बुन सकें। अंग्रेज ने तबाही सिर्फ खाड़ियाँ तोड़ के नहीं मचाई, बल्कि दे यूज्ड इवन मोर सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न टेक्निक्स सच एज द इम्पोजिशन ऑफ ह्यूज ड्यूटीज एंड टैक्सेस as high as 70 to 80% on whatever Indian textiles survived by then, which made their exports to Britain almost unfeasible. लिहाजा इन ड्यूटियों के लगने के बाद अब हिंदुस्तानी कपड़ा बरतानिया और पूरे दुनिया की मंडियों में महंगा दस्तयाब होने लग गया। सिर्फ यही नहीं, उसकी जगह सस्ता बरतानवी कपड़ा जो क्वालिटी में भी बहुत कम तर था, वो हिंदुस्तान के बाज़ारों में भर गया। चूँकि सारी बंदरगाहें यानी पोर्ट्स भी अंग्रेज़ ही कंट्रोल किया करते थे, इसलिए हिंदुस्तानी इंपोर्ट्स पे कोई जवाबी ड्यूटी भी नहीं लगाया जा सकती थी। As you know, India had enjoyed a 25% share of the global trade in textiles in the early 18th century. Afterwards, India still grew cotton, but mainly to send it to Britain, and its master weavers soon became beggars in their own lands. ढाका में इसकी तबाही का सही मंजर देखने को मिला है। जो किसी ज़माने में मसलन प्रोडक्शन का गढ़ समझा जाता था, कंपनी के आने के बाद इस शहर की आबादी चंद लाख से बहुत जल्द 50,000 तक रह गई थी। Interestingly, the capital of Bangladesh, Dhaka, is once again a thriving center of textile and garment production in the world. Join me next time for more on the same topic, Britain's rise and India's doom. Thank you for watching Tarikhtan. Jazakallah.